हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल फ्रेंड्स, हमारा लास्ट डे पे टॉपिक चल रहा था दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। मैं एक बार उसका नाम लिख दूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड ए 16 का नाम था बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको याद करवा दूं, मैंने आपको क्लास वर्क के हर एक क्वेश्चंस खत्म करवा दिए। आज मुझे जो करवाना है आपको होमवर्क है, मतलब जस्ट आज आपका रिवीजन जैसा कुछ होने वाला है। सबसे पहले ये डिस्कस कर ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, हम बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में 6 लोगों को कंसिडर करते थे। पहला, इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस। सेकंड, कमिटमेंट चार्जेस। थर्ड, अमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लोन। एंड फिफ्थ, फाइनेंस एक्सपेंस इन द केस ऑफ द फाइनेंस लीज। एंड द सिक्स्थ, फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से थोड़े पोर्शन को हम इसको इंटरेस्ट मानेंगे। एंड वो हमारा लास्ट लेक्चर का मेन पॉइंट था। क्लियर। उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको याद करूँ, दैट इज समथिंग बट normally borrowing cost is charged to P&L, but if any borrowing cost is incurred for the qualifying asset, then it should be capitalized. What is the meaning of the qualifying asset? तो qualifying asset means any asset which takes substantial period of time for ready to use. जिस मोमेंट पे मैंने बोला substantial period of time, उसका मतलब वर्ड उसको बनने में 12 मंथ्स या उनसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि substantial period of time है। अगर वहाँ पे ऐसा भी लिखा था कि अगर लेसर पीरियड आप जस्टिफाई कर सकते हो तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने A16 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के साथ मर्ज किया था। नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, पर कहने से अगर A16 अगर आपको हाँ बोले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ले सकते हो। एंड इट्स ऑब्वियस कि A16 आपको हाँ कब बोलेगा, अगर वो इन्वेंट्री आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है। मैं जब ऐसा बोल रहा हूं ना कि इन्वेंट्री आपके लिए क्वालिफाइंग असेट है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट आता है। कैसे डाउट? सर, इन्वेंट्री को बनने में भी 12 महीने से ज़्यादा टाइम लग सकता है। आंसर इज यस। लाइक मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरा अल्कोहल का बिजनेस है, नॉर्मली अल्कोहल के प्रोसेसिंग में 12 मंथ से ज़्यादा टाइम लगता है। इन दैट सिचुएशन उनके लिए वो अल्कोहल इन्वेंट्री था, उनके लिए वो क्वालिफाइंग असेट भी हुआ। उन लोगों ने मार्केट में से अगर कुछ भी बोरो किया है तो उसका इंटरेस्ट P&L में एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको AS16 को 2 एंड 17 इन्वेंट्री एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ मर्ज किया था। मैंने आपको याद करो क्या करवाया था। नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेगमेंट एक्सपेंस, बट इफ दैट इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज पर AS2 रेड विथ AS16, तो उसको आप सेगमेंट एक्सपेंस में भी कंसीडर कर सकते हो। बाद में मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए थे, दैट इज नथिंग बट कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। टेम्पररी पीरियड के लिए इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन करना बंद कर रहे हो। क्यों बंद कर रहे हो? बिकॉज ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजन आपका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं था, तो सिंपल उसको मैं बोल दूंगा दैट इज समथिंग बट सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। जिस मोमेंट पे आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद का तो हम 1 भी रुपए का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करते थे, उसको बोलते थे सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूं, सस्पेंशन इज ऑलवेज फॉर द टेम्पररी पीरियड, पर सीजेशन इज ऑलवेज फॉर द परमानेंट। ये 2 चीज फोकस करना। सेकंड चीज, मेरी एक लाइन याद भी रखना कि अगर आपका कोई भी टेम्पररी डिले है जो आपका नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते ही रहने का, इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन आपको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको ऐसा समझाया था कि अगर आप 2 असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दोनों का एक्सपेक्टेड कॉस्ट पता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग। समटाइम्स इट इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब आप बैंक वालों को बोल के आ रहे हो कि बॉस ये आपके रुपए ये पर्टिकुलर असेट के लिए यूज करने वाला हो। एंड समटाइम्स इट इज अ जनरल बोरोइंग, मतलब कोई पर्पस फिक्स नहीं होता है, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइक कैश क्रेडिट। स्पेसिफिक बोरोइंग का जो भी इंटरेस्ट है वो तो वो पर्टिकुलर असेट में ही ऐड हो जाएगा, पर जनरल बोरोइंग अगर एक से ज्यादा है, हर एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। कंपल्सरीली आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। एंड वो वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल यहां पे ये भी एक चीज क्लैरिफाई करवा दो, आपका जो अमाउंट कैपिटलाइज्ड है शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। मेरी जेब में से जितना खर्चा हुआ है उतना ही मैं असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकता हूं, उनसे मैं 1 भी रुपए का ज्यादा मैं कभी भी कैपिटलाइज नहीं करूंगा। सेकंड चीज, मुझे आपको ये भी क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि बॉस अगर आप फंड जो बोरो करते हो ना फर्स्ट डे पर करते हो, तो पूरा खर्चा हम फर्स्ट डे पर नहीं कर देते हैं। मतलब कहने से फॉर टेम्पररी पीरियड हमारे पास थोड़ा आइडल फंड्स भी होगा। वो आइडल फंड्स अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करो एंड वो इन्वेस्टमेंट में से अगर फ्रेंड्स आपको कुछ इनकम मिल रहा है तो उसको इनकम ट्रीट नहीं करोगे, उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करोगे
एंड आपका जो नेट इंटरेस्ट है वो नेट इंटरेस्ट ही आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज वाला समझाया था, देयर आर नंबर ऑफ एंटिटीज जो लोग इंडिया से बोरो नहीं करते, आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं। सर आउट ऑफ इंडिया से बोरो करने का मेन मोटिवेशनल फैक्टर कौन सा था? तो सिंपल मोटिवेशनल फैक्टर यही था कि आउट ऑफ इंडिया से अगर आप बोरो करो तो वहां पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। एंड अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो नंबर ऑफ एंटिटीज आउट ऑफ इंडिया से बोरो करती थी। होता क्या था, पैरा 4E ऑफ AS16 कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहा है। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते तो क्या होता है। दूसरा चीज ये भी चेक कर लो, सेम अमाउंट सेम डेट पर अगर इंडिया में बोरो करते तो आपकी हालत क्या होती। ऑब्वियसली इंडिया का आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस ज्यादा आने वाला है, पर कहने से आउट ऑफ इंडिया से बोरो किया है मतलब वो कहने से फॉरेन करेंसी में बोरो किया होगा। एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग इज नथिंग बट योर कहने से फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। इफ इट इज अ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एवरी बैलेंस शीट डेट पर वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को आपको क्लोजिंग डेट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने से फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग डेट पर कन्वर्ट करो तो आपका कुछ भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल फॉरेन एक्सचेंज गेन भी हो सकता है। गेन को 2 मिनट के लिए साइड में रखो। अगर मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज लॉस है तो उसको हम लॉस नहीं मानते थे, हम कंपेयर करते थे। क्या कंपेयर करते थे? फॉरेन में से बोरो किया तो ये इंटरेस्ट था, इंडिया में से बोरो किया तो ये इंटरेस्ट था। दोनों के डिफरेंस को हम क्या मान लेते थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस ही कंसीडर कर लेते थे। फॉरेन एक्सचेंज लॉस में से इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसीडर करने के बाद भी अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज लॉस बचता है तो हम उसको फॉरेन एक्सचेंज लॉस मानते थे। वहां पे मेरा AS11 एप्लीकेबल होता था। पर मान लो मेरा फॉरेन एक्सचेंज लॉस का अमाउंट वो डिफरेंस से कम है तो जितना भी लॉस है पूरे पूरे को हम क्या मान लेते थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लेते थे। और अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन है, गेन होगा तो AS16 में आने ही नहीं वाला है। रीजन AS16 का नाम क्लियर है, बोरोइंग कॉस्ट। मतलब गेन होगा तो उसको सेपरेटली P&L में क्रेडिट कर देने का। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 कंसेप्ट मतलब 3 सम करवाए थे। पहला, बोरो किया वो रेट फिक्स था $1 इज इक्वल टू 40। 31 मार्च वाला 3 रेट चेंज किया था। फर्स्ट में $1 इज इक्वल टू 50 लिया था, सेकंड में $1 इज इक्वल टू 41 लिया था, एंड थर्ड में $1 इज इक्वल टू 39 लिया था। कोई अगर ये मेरे 3 सम कर ले तो उसको ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस वाला परफेक्ट पॉइंट पता चल जाएगा। क्लियर? मैंने आपको क्लास वर्क सब कुछ खत्म करवा दिया। नाउ इट्स टाइम हम होमवर्क स्टार्ट करें। होमवर्क टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, एंड उसमें भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। होमवर्क एंड उसमें हमारा चल रहा है दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 12। कैन आई रीड क्वेश्चन नंबर 12? सब साथ में हो मेरे, नौकर का मटेरियल साथ में निकाल के रखना। क्लियर? Assume NDA Limited begins construction on a new building on 1st January 2004. In addition, NDA Limited obtained rupees 1 lakh loan to finance the construction of the building. That is my specific loan. On 1st January 2004 at an annual interest rate of 10%. The company's outstanding debt during 2004 consists of 2 loans of rupees 6 lakhs and rupees 8 lakh with interest rate of 11% and 13% respectively. Expenditure that were made on the building project were as follow. अलग अलग दिन पर खर्चा किया है। January 2004 2 lakh, April 2004 3 lakh, July 2004 4 lakh, and the December 2004 1,20,000. Compute the cost to be capitalized including the borrowing cost. फ्रेंड्स आपको जनवरी 2004, अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर दिया है, तो सिंपल बोलूं यहां पे आपको ऐसा बोला है कि आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2004 को। तो मैं सब कुछ पहले तो एक अजम्पशन ले लूं, ये सब कुछ एक्सपेंस जोन में किया ना, वो सब कुछ कब किया है? ऑन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया है। क्लियर? तो पहले एक अजम्पशन लिख दें। assumption all expenditures are incurred, all expenditures are incurred on the first day of every month, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हम वो अजम्पशन ले रहे हैं। क्लियर? सेकंड चीज चेक करो, आपके पास जनरल बोरोइंग एक था कि जनरल बोरोइंग एक से ज्यादा था, तो सबसे पहले तो कहने से आपको वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकलना पड़ेगा। तो यस, मैं यहाँ पे टाइटल लगा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग
रेट। क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट। चेक करो, आपके पास दो लोन थी, एक लोन था कितने रुपीस का लोन था, 8 लाख रुपए का, एंड सॉरी एक 6 लाख वाली लोन 11% के हिसाब से, एंड 8 लाख वाली लोन 13% के हिसाब से। क्लियर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लोन 1 इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख वाला लोन 11% के हिसाब से, एंड द लोन 2 दैट इज नथिंग बट 8 लाख वाला लोन 13% के हिसाब से। क्लियर, तो सबसे पहले मुझे उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगेन मैं बोल रहा हूं, मेरे पास कैलसी है, आप भी कैलसी का यूज करोगे। क्लियर, 6 लाख इंटू 11%, आपका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 66,000। दूसरा 8 लाख इंटू 13%, आपका आंसर होगा दैट इज नथिंग बट 1,04,000। सिंपल यहां पे बोल दूं, मैंने 14 लाख बोरो करने के लिए चेक करो तो मैंने कितने रुपीस का इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो मैंने टोटल 1,70,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट किया। सो आपका वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट कितना आएगा, तो कहना इसे 1,70,000 का इंटरेस्ट है, सामने अगर चेक करो तो आपका कहना इसे 14 लाख का बोरोइंग था, इनटू अगर मैं 100 करूं तो आपको पता चल जाएगा। करो कैलसी में, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू अगर 100 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 12.14% आपका क्या आया, तो क्या आंसर आया। सेकंड चीज मैं आपको एक चीज बोल दूं कि आपने यहां पे जो भी खर्चा किया है वो सब कुछ फर्स्ट डे पर किया है कि अलग अलग, तो कहने से अलग अलग है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज बोरोइंग निकालना पड़ेगा। तो यस यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग। क्लियर फ्रेंड्स, अब 3 कॉलम का एक टेबल बनाओगे, एंड वहां पे लिखोगे दैट इज नथिंग बट डेट, अमाउंट रुपीस एंड वेटेड एवरेज रुपीस। क्लियर, चलो फ्रेंड्स खर्चा चेक करो, आपने खर्चा कब कब खरीदा है। 1 जनवरी 2004 को फ्रेंड्स मैंने 2 लाख का खर्चा किया है, तो यहां पे लिख रहा हूं 1 जनवरी 2004 मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा है। उसके बाद आपने खर्चा किया 1 अप्रैल 2004 को, एंड अगर आप चेक करो 1 अप्रैल 2004 को तो 3 लाख का खर्चा है, तो यहां पे लिख रहा हूं 3 लाख। उसके बाद आप चेक करोगे दैट इज नथिंग बट 1 जुलाई 2004 को, तो 1 जुलाई 2004 को आपका 4 लाख का खर्चा है, यहां पे लिख रहा हूं 4 लाख। एंड उसके बाद आपने 1 दिसंबर 2004 को खर्चा किया, एंड वो 1 दिसंबर 2004 का आपका खर्चा कितना था, तो क्या 1,20,000 का एक्सपेंस था। क्लियर, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। एक बार मैं अगर टोटल एक्सपेंस कंसीडर कर लूं, 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख, 9 लाख प्लस 1,20,000, तो कहने से आपका टोटल एक्सपेंस कितना होगा 10,20,000। पर अगर फ्रेंड्स मैं वेटेड एवरेज करूं तो मैं आपको कैसे करवा रहा था, ये 2 लाख रुपए मेरे पर्टिकुलर असेट में इन्वेस्ट हो गए, कब तक, 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, मतलब से मैं बोलूँगा 2 लाख रुपए मेरे लिए 3 महीने तक इन्वेस्ट हो गए। 2 लाख तो इन्वेस्टेड थे, प्लस मैंने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए, तो कहने से मेरे वहां पे कितने रुपए इन्वेस्ट हो गए, तो मेरे वहां पे कहने से टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून तक, तो कहना इसे अगेन वो 3 महीने तक इन्वेस्ट हो गए। 5 लाख तो इन्वेस्टेड थे, प्लस मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मतलब कहना इसे मेरे पर्टिकुलर असेट में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। कब तक, जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, कहना इसे वो 5 महीने तक इन्वेस्ट हो गए। 9 लाख तो इन्वेस्टेड थे, प्लस मैंने 1,20,000 रुपए और इन्वेस्ट किए, तो 10,20,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए। कितने महीने तक, तो कहना इसे सिर्फ दिसंबर तक। दिमाग चले तो टोटल 12 होना चाहिए, 3 + 3 6 + 5 11 + 1 12। क्लियर, कैलसी चलाओ, 2 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कहने से आपका इसका आंसर आने वाला है, कितना आंसर आएगा 50,000। नेक्स्ट अगर करोगे 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1,25,000। नेक्स्ट आप करोगे 9 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 करोगे
तो इसका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 3,75,000। एंड लास्ट में करोगे 10,20,000 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 85,000। एंड अगर आप उसका वेटेड एवरेज निकालो तो 50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 3,75,000 प्लस 85,000, फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा दैट इज नथिंग बट 6,35,000। क्लियर? तो अगर मैं यहां पे चेक करूं वेटेड एवरेज बोरोइंग और वेटेड एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो, वो कितना हुआ 6,35,000। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं ये 6,35,000 के लिए सबसे पहले किसके रुपए यूज करोगे, तो सबसे पहले कैन आई से आप स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक बोरोइंग के रुपए हम सबसे पहले यूज करेंगे 6,35,000 में से। एंड अगर आप चेक करो आपका क्वेश्चन तो आपने कुछ स्पेसिफिकली बोरो करके रखा था, तो हाँ स्पेसिफिकली बोरो करके रखा है लाख रुपए एट द रेट ऑफ 10%। तो कहने से वो सबसे पहले यूज कर लूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1,00,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। तो सिंपल आपको स्पेसिफिक बोरोइंग का 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट क्या कर देना पड़ेगा, कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक बोरोइंग के बाद मैं जो भी करूंगा वो किसके रुपए यूज करूंगा, तो कहने से जनरल बोरोइंग के रुपए यूज करूंगा। 635 में से लाख रुपए तो इसके यूज किए, तो जनरल बोरोइंग में से मुझे जस्ट कितने रुपए यूज करना पड़ेगा 5,35,000। दिस 5,35,000 इज नथिंग बट माय बैलेंसिंग फिगर। मैं आपको पूछ रहा हूँ इनटू मैं क्या करूँ, इनटू जो करूंगा वो 11% करूँ, इंटू 13% करूँ कि इंटू वेटेड एवरेज करूँ 12.14%। इट्स एन ऑब्वियस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो 5,35,000 का 12.14%। एंड अगर आप चेक करोगे 5,35,000 इंटू 12.14%, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 64,949। मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ 64,950 रुपीज। तो क्लियर? अगर आप चेक करो व्हाट इज योर टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, एंड अगर आप टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज चेक करोगे तो आपका आंसर होगा 10,000 प्लस 64,950। तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज हो जाएगा वो 74,950 हो जाएगा। एंड अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर बैलेंस ऑफ असेट, तो समझाओ आज तक कितना कॉस्ट इनकर कर दिया। तो अगर हम चेक करें तो आज तक हमने कॉस्ट इनकर जो कर दिया है वो कैन आई से 10,20,000 का कॉस्ट इनकर कर दिया है। एंड प्लस हम कर देंगे, हम प्लस क्या कर देंगे तो कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। एंड इंटरेस्ट अगर मैं कैपिटलाइज करूं तो वो फ्रेंड्स कितना था आपका 74,950 का इंटरेस्ट था। तो अगर टोटल चेक करें 10,20,000 प्लस 74,950, आपका आंसर हो जाएगा असेट का बैलेंस 10,94,950 रुपीज। क्लियर? वैसा क्वेश्चन हमने क्लास वर्क के टाइम पे भी किया था, होमवर्क में थे जो मैंने उसको सॉल्व भी करवा दिया। फ्रेंड्स जब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 13। कंपनी डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ टिम्बर, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टिम्बर फॉर सेल इज एवरी 5 years। यहाँ पे अंडरलाइन करना, मैच्योरिटी पीरियड फॉर सेल इज 5 years। द कंपनी टेकन द लोन टू मीट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द टिम्बर अप टू मैच्योरिटी। कंपनी हैज इंक्लूडेड द इंटरेस्ट चार्ज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ टाइम एज द बैलेंस शीट डेट, गिव द कमेंट। फ्रेंड्स ये आपका टिम्बर का मैन्युफैक्चरिंग का कुछ बिजनेस है एंड उसके बाद आपको उसको बेचने के लिए 5 साल का टाइम लगता है। मतलब सिंपल आपको इन्वेंट्री को मैच्योर होने में 5 साल का टाइम लग रहा है। तो इन दिस सिचुएशन आपके लिए इन्वेंट्री क्या हुआ, तो आपके लिए इन्वेंट्री वो क्वालिफाइंग असेट हुआ। एंड अगर इन्वेंट्री अगर आपके लिए क्वालिफाइंग असेट हुआ तो आप यस 110% उसका इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर सकते हो। तो कंपनी ने जो भी किया है वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं आंसर पढ़ूँ, कंपनी स्टैंड इज करेक्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, कुछ गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना, फंसोगे यहां पे, बहुत ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31st March 2008 इज 5 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2007-8 इज 13%, 26,000। अमाउंट बोरोड टिल 31st March 2008 is 2 lakh. Asset transferred to construction during the 2008-9 is 1 lakh. Cash payment during 2008-9 is nothing but 75,000. Progress payment received is nothing but 3,50,000. Net borrowing during the year 2008-2009 is 13%, is equal to 2 lakh.
एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। क्लियर। सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि मेरा जो नेट एक्सपेंस है ना, वो नेट एक्सपेंस कितना हुआ है। क्लियर। तो आपको वहां से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 14 का हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 यहां पे कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्सपेंस। क्लियर। चलो एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले ये चेक कर लो आपने अभी तक का कितना खर्चा कर लिया था। तो आपको क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंडिचर इनकल टिल 31 मार्च 2008 इज इक्वल टू 5 लाख। यहां पे लिख दो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 2008 इज इक्वल टू कितने रुपीस हो गया था, 5 लाख। प्लस कहने से आपने 7-8 का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज किया था। कितने परसेंट, कितने रुपीस का किया था, 26,000 प्लस इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर 2007-8 एंड वो कितने रुपीस का आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था, 26,000। मतलब आपका असेट का बैलेंस यहाँ पे 5,26,000 हो गया होगा। क्लियर। अमाउंट बोरोड का कुछ काम नहीं है। असेट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 2008-9 मतलब कहने से आपने अगेन 1 लाख रुपए का खर्चा किया प्लस असेट ट्रांसफर्ड इन द ईयर 2008-9। क्लियर। खर्चे में खर्चा ऐड होगा, मतलब लाख रुपए मैं यहां से फिर से ऐड कर रहा हूं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चेक करो असेट ट्रांसफर के बाद कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2008-9 75,000। अगेन आपने थोड़ा कैश पेमेंट से भी कुछ किया। कैश पेमेंट इन द ईयर 2008-9 75,000। ये सब रुपए आप बैंक के पास से लेके आओगे। हाँ क्लियर। एंड अगर कोई रुपया आएगा तो बैंक को वापस भी दे दोगे। देखो यहाँ पे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 3,50,000 तो ऑब्वियसली आपको लोन दे देना पड़ेगा माइनस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड कितना बोला है, 3,50,000। तो अगर यहां तक मैं चेक करूं तो मेरा नेट एक्सपेंस कितना हो फ्रेंड्स, टोटल करो 5 लाख प्लस 26,000 प्लस 1 लाख प्लस 75,000 एंड माइनस कर दूंगा दैट इज नथिंग बट 3,50,000। तो कहने से आपने अभी तक का कितना हो गया, 3,51,000 हो गया। सब लोग साथ में। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, तो क्वेश्चन में अब मैं करूंगा कि मेरा बोरोइंग टोटल कितना हुआ। तो अगर मैं समझाऊं यहाँ पे मेरा यहाँ पे बोरोइंग कितना हुआ। अब बोरोइंग में एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं क्या प्रॉब्लमेटिक है समझाऊं। बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर, बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर 7-8 कहने से आपने 2 लाख रुपए बोरो किए थे। अग्रेड 2 लाख रुपए बोरो किए थे प्लस कहने से 7-8 का आपका इंटरेस्ट लगा होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13% फॉर द ईयर 7-8 एंड वो कितना होगा, तो कहने से वो 26,000 होगा। प्लस कहने से आपने अगेन बोरोइंग किया एंड अगेन जो बोरोइंग किया, बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर 8-9 एंड बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 8-9 किया वो कितने रुपीस का बोरोइंग किया, तो कहने से आपने अगेन 2 लाख रुपए का बोरोइंग किया। एंड अगर 2 लाख रुपए का बोरोइंग करो तो सिंपल बोलो आपका अभी का लोन का बैलेंस जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 4,26,000 का लोन का बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम चेक करें कि हमारा टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हुआ होगा, तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं चेक करूं तो कहने से 2 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर में बोरोइंग था, 2 लाख रुपए में करंट ईयर में बोरोइंग था, तो कहने से आपका 4 लाख रुपए का बोरोइंग हुआ होगा। 4 लाख का 13% के हिसाब से कहने से आपका 52,000 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, ये रहा मेरा बोरोइंग और ये रहा मेरा इंटरेस्ट। क्लियर। सिंपल बोलो 4,26,000 था, ये रहा 426, कहां से लेके आया 426, ये रहा।
उसके सामने कहना से मैंने 52,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट का पेमेंट किया, और मेरा नेट यहाँ पे असेट का पीछे का खर्चा देखो, तो असेट के पीछे का खर्चा जस्ट कितना था, तो कहने से वो 3,51,000 का खर्चा था। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना पड़ेगा, 3,51,000 इंटू 52,000 डिवाइडेड बाय 4,26,000 करना पड़ेगा, इंटू 52,000 डिवाइडेड बाय 4,26,000। क्लियर? तो फ्रेंड्स आपका नेट आंसर आएगा 42,845 एंड आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना करना पड़ेगा, 42,845 का। डन। बहुत इजी क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। कैन आई गो हेड? ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एन इंडस्ट्री बोरोड रुपीज 40 लाख फॉर परचेस ऑफ मशीनरी on 1st June 2007. Interest on loan is 9% per annum. The machinery was put to use from 1st January 2008. Past journal entry for the year ended 31st March 2008 to record the borrowing cost of the loan as per AS16. फ्रेंड्स एक क्वेश्चन कैंसिल कर दो बिकॉज सेम क्वेश्चन हमने क्लास वर्क में भी कर दिया, तो फिर से हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 16 में जा रहा हूँ। On 25th April 2010, NIL Limited obtained a loan from the bank for rupees 70 lakh to be utilized as under construction of a factory shed rupees 28 lakh, purchase of machinery rupees 21 lakh, working capital rupees 14 lakh, advance for purchase of truck rupees 7 lakh. In March 2011, construction of a factory shed was completed and the machinery installed. Delivery of truck was not received. Total interest charged by the bank for the year ending 31st March 2011 was rupees 12 lakh. Show the treatment of interest under accounting standard 16. फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, आपको वो पर्पस लिखने का चेक करने का कि क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 16। मेरे साथ अब 3 कॉलम का टेबल बनाओगे। एंड वहां पे लिखो दैट इज नथिंग बट पर्पस, अमाउंट, पर अमाउंट जो लिखोगे ना वो रुपीज इन लैक्स लिखोगे, एंड वेदर इट इज क्वालिफाइंग असेट और नॉट, आपको चेक करना है। क्लियर? चलो एक एक करके चेक करें। सबसे पहले आपको दिया है दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री शेड 28 लाख। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री शेड, $28 लाख। आपको पूछ रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड क्वालिफाइंग असेट होगा? आंसर इज यस, वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होगा बिकॉज उसको बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करें परचेस ऑफ मशीनरी, अभी भी बोल रहा हूँ परचेस ऑफ मशीनरी परचेस करने में कभी भी 12 महीने नहीं लगते। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें परचेस ऑफ मशीनरी एंड वो कितने का है 21, तो वो कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ नो। नेक्स्ट चेक करो तो वर्किंग कैपिटल भी कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। एंड वर्किंग कैपिटल अगर मैं चेक करूँ तो वो आंसर था दैट इज नथिंग बट 14 एंड वो कभी भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। एंड नेक्स्ट चेक करो एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक, अगेन मैं बोल रहा हूँ एडवांस भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट नहीं, उसमें कुछ 12 महीने वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। एडवांस फॉर परचेस ऑफ ट्रक कितने रुपए 7 एंड वो भी आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। सिंपल, आपका चेक करो यहाँ पे 70 लाख का आपने जो भी बोरोइंग किया था वो 70 लाख का बोरोइंग का आपको हिसाब यहाँ पे दे दिया। अब कुछ नहीं करते थे, याद करो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। 70 लाख रुपीज़ के सामने आपने कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया है, 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है। तो सिंपल यहाँ पे प्रपोर्शन रखेंगे कि देखो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोरोइंग एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट। तो अगर हम बोरोइंग एंड इंटरेस्ट चेक करें तो कहना है फ्रेंड्स 70 लाख के बोरोइंग के सामने हमारा 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट था,
उसमें से जस्ट हमारा क्वालिफाइंग असेट था ना, वो क्वालिफाइंग असेट तो जस्ट कितने का था, 28 लाख का। तो अगर हम प्रपोर्शन रखें 28 लाख इंटू 12 लाख डिवाइडेड बाई 70 लाख, तो आपका आंसर मिल जाएगा 28 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 70। तो कहने से आपका कितना होगा, 4.8 लाख का इंटरेस्ट अब क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। और यहां पे लिख दो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल इज इक्वल टू ₹12 लाख का टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से मैंने कहने से 4.8 लाख का कैपिटलाइज किया। तो अगर आपका पीएनएल में चार्ज कितना हो जाएगा, रुपीस आपका 7.2 लाख का इंटरेस्ट जो भी होगा वो कहाँ पे चार्ज हो जाएगा, पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हमने हमारी बुक में किए थे क्लास वर्क में। अब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। Raj and company has taken a loan of $20,000 at the beginning of the financial year for a specific project at an interest rate of 6% per annum, payable annually. On the day taking the loan, the exchange rate between the currencies was rupees 48 per US dollar. The exchange rate at the closing of the financial year was rupees 50 per 1 US dollar. Corresponding amount could have been borrowed by the company in rupee equivalent at an interest rate of 11% per annum. Determine the treatment of borrowing cost in the books of accounts. फ्रेंड्स, ये बहुत क्वेश्चन ऐसे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, तो आपका पैरा 4E के हिसाब से उसकी इफेक्ट देना है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करें। याद करो, हम सबसे पहले क्या करते थे, स्टेप 1 करते थे। एंड स्टेप 1 में क्या लिखते थे, इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट borrowed फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब ऐसे सम आपको आना चाहिए, आपको सामने स्क्रीन पर देखना नहीं है, आपको अपने आप ही करना है। क्लियर, जस्ट मैं तो ये करवा रहा हूँ, पर आपको अपने आप भी करना पड़ेगा। चेक करो कितने डॉलर बोरो किए, $20,000 एट द रेट ऑफ 6%। एंड कैन आई से क्लोजिंग का रेट चेक करो, तो क्लोजिंग का रेट कितना था, 50 रुपीज़ था। यहाँ पे लिख रहा हूँ $20,000 इंटू 6% इंटू ₹50। कैलसी चलाओ, आपका 20,000 इंटू 6% इंटू अगर 50 करोगे तो इंडियन करेंसी में आपका आंसर आएगा, दैट इज नथिंग बट ₹60,000। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते थे, स्टेप 2 करते थे। एंड स्टेप 2 याद करो, हम ऐसा कुछ लिखते थे, इंटरेस्ट कॉस्ट इफ अमाउंट बोरोड इन इंडिया। क्लियर, अगर हम इंडिया में से बोरो करते तो आपकी हालत क्या होती है वो बोला है, ध्यान से समझना क्या लिखा। $20,000 बोरो किए थे, जब बोरो किए थे तब रेट कितना था, 48 का रेट था। एंड अगर कहना से इंडिया में से बोरो करते तो कहना से आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला था, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो लगने वाला था वो 11% के हिसाब से लगने वाला था। एंड अगर उसको इंडियन करेंसी में मेजर करो तो 20,000 इंटू 48 इंटू 11%। तो कहने से फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1,05,600 वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एंड फाइनली हम कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट स्टेप 3। याद कराओ, जब बोरो किया था तब रेट था 48 का, और क्लोजिंग में रेट चेक करो तो कितना हुआ, 50 का। तो कहने से मेरा फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आएगा कि गेन, तो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। एंड अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉस हम चेक करें तो कहना से फ्रेंड्स हमने $20,000 बोरो किए थे, 20,000 इंटू ब्रैकेट में अगर करूँ 50 माइनस 48, तो कहने से मेरा आंसर कितना आ रहा है, 40,000 का आंसर आ रहा है। चेक करो, 1,05,600 एंड 60,000 का डिफरेंस निकालोगे तो वो 45,600 होगा। एंड अगर 45,600 होगा, ये 40,000 को हम पूरे को क्या मान लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ही हम ट्रीट कर लेंगे। तो अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज योर टोटल बोरोइंग कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, तो बॉस मैंने जो पेमेंट किया है ना, वो पेमेंट वाला तो है ही, 60,000 तो होगा ही होगा, प्लस कहने से 40,000 भी होगा।
तो सिंपल मेरा टोटल बोरोइंग कॉस्ट का आंसर इन दिस सिचुएशन कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। क्लियर? वैसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट में किया था। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 60,000, इंक्रीज इन लायबिलिटी 40,000, इंटरेस्ट इफ लोन इज इन INR 1,05,600, डिफरेंस 45,600 एंड यस ये अंडरलाइन कर दो, एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ ₹40,000 कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट, हम उसको बोरोइंग कॉस्ट ही कंसिडर कर लेंगे। सब लोग साथ में आगे जाने की हिम्मत करो, ऐसे तो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन हमने करके रखा है। क्लियर? क्वेश्चन 18, सुहाना लिमिटेड issued 12% secured debenture of ₹100 lakh on 1st May 2013, utilized to be as under construction of a factory building 40 lakhs, purchase of machinery 35 lakhs and the working capital 25 lakhs. In March 2014 construction of the factory building was completed. यहाँ पे ऐसा दिमाग मत लगाना कि मई में कंस्ट्रक्शन चालू किया ना मार्च में खत्म हुआ। कंस्ट्रक्शन चालू तो पहले कर दिया होगा, मैंने जस्ट लोन लिया है ना, वो मई की डेट दिया है। एंड मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 14 was ₹11 lakh. During the year 2013-14, the company invested an idle fund out of the money raised from the debenture in the bank's fixed deposit and had earned इंटरेस्ट ऑफ ₹2 लाख। 11 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा है पर सामने 2 लाख रुपए का इनकम है, तो मैं जब कैपिटलाइज करने के लिए निकलूंगा ना तो जस्ट 9 लाख के हिसाब से ही निकलूंगा। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ असेट। यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? यहां पे मैं उसको लिखना चालू करूं। क्वेश्चन 18 लिखना वहां पे, अकॉर्डिंग टू AS 16 if any amount is invested out of the borrowing amount, and any income is earned then net interest expense is capitalized। तो यहां पे चेक करें, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू ₹11 लाख माइनस इनकम अर्न्ड फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹2 लाख। तो अगर नेट चेक करोगे तो आपका नेट आंसर आएगा कितना, ₹9 लाख। और नेट क्या आया, तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस आया। क्लियर? अब फ्रेंड्स आप मेरे साथ 3 कॉलम का एक टेबल बनाओगे। एंड वहां पे लिखोगे दैट इज समथिंग बट पर्पस, अमाउंट, क्वालिफाइंग असेट और नॉट। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर दिया है, तो अब तो आपको परफेक्ट आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में नया पॉइंट एक ही था कि आपको कुछ यहाँ पे इनकम भी मिला है। क्लियर? फर्स्ट चेक करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग 40 लाख रुपीज, यस इट इज अ क्वालिफाइंग असेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 40 लाख रुपीज, यस इट इज अ क्वालिफाइंग असेट। सेकंड चेक करो तो आपको लिया है परचेस ऑफ मशीनरी 35 लाख, तो वो कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। परचेस ऑफ
मशीनरी 35 लाख, वो कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। एंड लास्ट लिख रहा हूँ दैट इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल। एंड फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल आपके लिए 25 लाख रुपीज़ है। एंड वो 25 लाख भी कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। चेक करो, आपने जो भी 1 करोड़ का बोरोइंग था उसका हिसाब मैंने मच करवा दिया। 1 करोड़ के बोरोइंग में से जस्ट आपका 40 लाख का बोरोइंग ही ऐसा है जो क्वालिफाइंग असेट के लिए यूज हुआ है। तो सिंपल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, तो ये रहा बोरोइंग। और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट इंटरेस्ट। कहना इसे 1 करोड़ रुपए का हमने बोरोइंग किया था, 100 लाख मतलब 11 लाख का इंटरेस्ट था, पर सामने 2 लाख की तो इनकम मिला था ना। मतलब यहाँ पे नेट इंटरेस्ट जस्ट मैं कितना लिखूंगा 9 लाख। सामने जस्ट मेरा क्वालिफाइंग असेट के लिए यूज हुआ था वो जस्ट कितना हुआ था 40 लाख ही यूज हुआ था। तो सिंपल अगर यहाँ पे चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 3,60,000। क्लियर। अच्छा, तो सिंपल अगर यहाँ पे लिख दूँ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू पीएनएल, तो वो कितना होगा 9 लाख का टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से 3,60,000 का हमने कैपिटलाइज कर दिया। तो सिंपल फ्रेंड्स हम पीएनएल में चार्ज कितना कर देंगे, हम जो पीएनएल में चार्ज कर देंगे वो 5,40,000 पीएनएल में चार्ज कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट एक ही था, वो 2 लाख रुपए का इनकम को इनकम नहीं मानेंगे, इसके सामने सेट ऑफ करेंगे। जाओ मैं आगे, परफेक्ट ना, कोई टेंशन नहीं ना। क्वेश्चन 19, मेसर्स आयुष लिमिटेड began construction of a new building on 1st January 2014. It obtained rupees 3 lakh to finance the construction of a building on 1st January 14 at an interest rate of 12% per annum. The company's other outstanding 2 non-specific loans were 6 lakh wali loan at the rate of 11% per annum, 11 lakh wali loan at the rate of 13% per annum. Expenditure that were made on the building project were as follow: January 14, April 14, July 14 and December 14. Building was completed on 31st December 14. Following principles prescribed in AS 16, borrowing cost and calculate the amount of capitalized and pass the journal entry for capitalizing the cost and borrowing in respect of the building. Clear? Again अभी ऊपर जैसा क्वेश्चन किया था ना, पहले एक काम करेंगे वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकाल देंगे। हाँ चलो क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन स्टार्ट करें, फुल टाइम पास करना है। क्वेश्चन 19 क्लियर। फर्स्ट टाइटल लगा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट। एंड अगर हम चेक करें, हमने 2 लोन लेके बैठे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लोन 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज समथिंग बट लोन 2। क्लियर। अगर हम चेक करें तो लोन 1 कितना था 6 लाख एट द रेट ऑफ 11% एंड 11 लाख एट द रेट ऑफ 13%। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 लाख 11% के हिसाब से एंड 11 लाख 13% के हिसाब से। अगर टोटल हम चेक करें तो हमने टोटल 17 लाख रुपीज़ का बोरोइंग किया है। फ्रेंड्स अगर आप चेक करो यहाँ पे 6 लाख का 11% करोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 66,000 एंड 11 लाख का अगर आप 6 लाख का 11% 66,000 एंड 11 लाख का अगर आप 13% करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,43,000 एंड अगर आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,09,000। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट इज इक्वल टू 2,09,000 डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100, तो आपका वेटेड एवरेज का आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 12.29%। क्लियर।
अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सब कुछ खर्चा एक दिन पर तो किया ही नहीं है, वो अलग अलग दिन पर किया है, तो अब मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज बोरोइंग। अगेन यहाँ पे अज्यूम करेंगे सब कुछ खर्चा फर्स्ट डे पर किया है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज बोरोइंग। कैन आई से फ्रेंड्स, आप मेरे साथ 3 कॉलम बनाओगे। टाइटल लगा दो डेट, अमाउंट रुपीस, एंड फाइनली वेटेड एवरेज। क्लियर? चलो चेक करो आपने खर्चा कब किया है। तो आपने खर्चा अलग अलग दिन पर किया है। 1 जनवरी को 3 लाख एंड 1 अप्रैल को 3,50,000। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 जनवरी 3 लाख, 1 अप्रैल को 3,50,000। और आपने 2 अलग अलग दिन पर खर्चा किया है। 1 जुलाई 5,50,000, 1 जुलाई 5,50,000 एंड द 1 दिसंबर 1,50,000। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ तक का एक काम करें, अगर यहाँ तक का हम टोटल करें तो हमारा आंसर कितना होगा? 3 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 1,50,000। आपका फ्रेंड्स टोटल आंसर यहाँ पे होगा। आज तक आपने 13,50,000 का खर्चा कर दिया है। सब कुछ पहले दिन पर किया होगा तो मेरे लिए वेटेड एवरेज का बवाल नहीं आता, पर आपने अलग अलग दिन पर किया है तो मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज निकाल रहा हूँ। दैट इज नथिंग बट यहाँ पे 3 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट हो गए 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक, मतलब 3 महीने तक। 3 लाख तो इन्वेस्टेड थे प्लस 3,50,000 इन्वेस्ट किए, मतलब टोटल 6,50,000 इन्वेस्ट हो गए अप्रैल से जुलाई, मतलब अगेन 3 महीने तक। 650 थे प्लस 550 इन्वेस्ट किए, मतलब कहने से हमारे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए जुलाई से 1 दिसंबर तक, मतलब 5 महीने तक। 12 लाख तो इन्वेस्टेड थे प्लस हमने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब 13,50,000 हो गया। एंड 13,50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम वेटेड एवरेज करें 3 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो फ्रेंड्स फर्स्ट का आंसर आएगा आपका 75,000। नेक्स्ट 6,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर होगा 1,62,500। नेक्स्ट 12 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो इसका आपका आंसर होगा कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट करोगे 13,50,000 डिवाइडेड बाई 12 तो इसका आपका आंसर होगा 1,12,500। एंड अगर यहाँ तक का मैं वेटेड एवरेज निकालूँ तो मेरा सिंपल वेटेड एवरेज का आंसर आ जाएगा कितने रुपीज़ का? 8,50,000 रुपीज़ का। क्लियर? अच्छा, अब ये चेक करो आपने कोई स्पेसिफिक बोरोइंग किया है? हाँ, 3 लाख रुपए बोरो किया था एट द रेट ऑफ 12%। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ वेटेड एवरेज बोरोइंग कितना आया? 8,50,000। एंड फ्रेंड्स कहना से 8,50,000 सबसे पहले मैं कहाँ से यूज़ करूँगा? स्पेसिफिक बोरोइंग। तो चलो यहाँ पे लिख दो स्पेसिफिक बोरोइंग। एंड कितने रुपए? तो कहना से आपने 3 लाख रुपए बोरो किए थे स्पेसिफिकली, कितने परसेंट के हिसाब से? 12% के हिसाब से। तो 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 36,000। एंड बाकी के रुपए आपको कहाँ से लाना पड़ेगा? तो आप लाओगे जनरल बोरोइंग में से। 8.5 लाख में से 3 लाख स्पेसिफिक था, तो कहना ऐसा अगर मैं जनरल का निकालूँ तो वो कितना होगा? 5,50,000। अगेन मैं बोल दूँ 5,50,000 इसमें बैलेंसिंग फिगर इनटू में रेट कौन सा करूँगा तो मेरा वेटेड एवरेज वाला कितना? 12.29%। तो अगर आप कैलसी में चेक करो 5,50,000 इंटू 12.29%, तो इसका आंसर आएगा 67,595। तो टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू 36,000 प्लस 67,595। तो आपका आंसर होगा 1,03,595। क्लियर? ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा। अगर कोई पूछे आपको कि व्हाट इज योर बैलेंस ऑफ असेट
तो वो भी मैं आपको समझा दूं। बैलेंस ऑफ असेट मेरे लिए क्या होगा, मुझे इतना बता दो कि आज तक आपने कितने रुपीस का कॉस्ट इनकर किया, तो वो मैं बता दूं। आज तक मैंने 13,50,000 का कॉस्ट इनकर कर दिया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 13,50,000 प्लस के नहीं से आप क्या करोगे, तो आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड करोगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, एंड वो कितना हो जाएगा, तो 1,03,595। तो अगर मैं 13,50,000 में ऐड कर दूँ तो फाइनली मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट बचेगा 14,53,595 का। क्लियर फ्रेंड्स, 14,53,595 आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट बचने वाला है। सब लोग अगर मेरे साथ साथ में हो तो मैं आगे जाने की हिम्मत करो। डन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हम चेक कर ले। Zen Bridge Construction Limited obtained a loan of rupees 64 crore to build to be utilized as under construction of a hill link road in the Kedarnath. Work was held up totally for a month during the year due to heavy rain which are common in the geographical region involved. 6 crore. Purchase of equipment and machinery 4 crore. Working capital 1 crore. Purchase of vehicle 1 crore. Purchase of technical know-how 2 crore. Total interest charged by the bank for the year 16 crore. Show the treatment of interest according to accounting standard by Zen Bridge Construction Limited. क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको पर्पस लिखना है और ये चेक करना है कि क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है। क्लियर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 एंड आप फ्रेंड्स मेरे साथ 3 कॉलम का एक टेबल बना दोगे। क्लियर, तो यहां पे लिखोगे पर्पस, अमाउंट रुपीस जो होगा वो इन करोर्स में होगा, एंड आपको ये डिसाइड करना है कि क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है, क्वालिफाइंग असेट और नॉट। क्लियर, चलो एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या बोला है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिलिंग रोड इन केदारनाथ, यस इट इज अ क्वालिफाइंग असेट एंड वो आपका बीच में काम बंद रहा है, वो नॉर्मल रीजन है, तो आपको इंटरेस्ट का कैपिटल सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल लिंक रोड कितने रुपीस था, 50 करोड़, यानी यस ये आपके लिए क्वालिफाइंग असेट होने वाला है। नेक्स्ट अगर चेक करो तो आपको बोला है परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी 6 करोड़। हाँ, परचेस किया है ना, एंड अगर परचेस करो तो आपका 12 महीने का टाइम लगता नहीं है, एंड अगर 12 महीने का टाइम लगता नहीं है तो सिंपल फ्रेंड्स परचेस ऑफ इक्विपमेंट 6 करोड़ वो आपके लिए कभी भी क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर चेक करूँ वर्किंग कैपिटल 4 करोड़, वर्किंग कैपिटल अगर 4 करोड़ है तो ऑब्वियसली वो मेरा कोई क्वालिफाइंग असेट के रिलेटेड नहीं है, एंड अगर क्वालिफाइंग असेट के रिलेटेड नहीं है तो सिंपल उसका भी इंटरेस्ट कहाँ पे हमको चार्ज करना पड़ेगा, पीएनएल में। नेक्स्ट चेक करो तो एडवांस फॉर टूल्स है तो उसमें भी कोई 12 महीने वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, एंड अगर एडवांस फॉर टूल्स है 1 करोड़ रुपए का तो वो भी आपके लिए क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो उसका भी इंटरेस्ट आपको कहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, पीएनएल में। नेक्स्ट चेक करो तो परचेस ऑफ व्हीकल, अच्छा बीच में मेरा परचेस ऑफ व्हीकल बाकी था, अगेन मैंने परचेस किया है, एंड अगर परचेस करो तो परचेस में 12 महीने लगते नहीं है, एंड अगर परचेस में 12 महीने लगते नहीं है तो फ्रेंड्स वो भी आपका क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट चेक करो तो परचेस ऑफ टेक्निकल नो हाउ 2 करोड़, एंड परचेस ऑफ टेक्निकल नो हाउ अगर यहाँ पे चेक करूँ, अगेन बोल रहा हूँ ये परचेस है, अगर डेवलपमेंट होता तो इट मे बी पॉसिबल वो हमारे लिए क्वालिफाइंग असेट हो सकता था, पर यहाँ पे तो वो क्वालिफाइंग असेट होने वाला नहीं है। टोटल खर्चा अगर मैं चेक करूँ 50 + 6 56 61 62 एंड 8 टोटल कहने से आपने 70 करोड़ रुपीस का बोरिंग किया था। ऊपर चेक कर लो, ऑब्टेन द लोन ऑफ 64 करोड़, 56 + 4 जस्ट अ मिनट, को तो मेरी मिस्टेक है, 56 + 4 60 61 2, अच्छा 70 नहीं होगा 64 करोड़ होगा। क्लियर, तो मेरा टोटल जो बोरिंग 64 करोड़ का था वो 64 करोड़ का आपको मैंने यूजेज बता दिया। 64 करोड़ के सामने चेक करो आपने इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया वो कितने का किया, 1.6 करोड़। तो बस जस्ट वो प्रपोर्शन रखोगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज नथिंग बट बोरोइंग, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स आपने 64 करोड़ के बोरोइंग के सामने
आपने 1.6 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है, पर मेरा क्वालिफाइंग असेट तो एक ही था, कौन सा था, 50 करोड़ वाला, तो उसके सामने कितना होगा, कैलसी लो, 50 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 64, तो आपको सिंपल ₹1.25 करोड़ का इंटरेस्ट आप क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। एंड अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट चार्ज टू पीएमएल, तो आपका क्या होगा, टोटल आपका इंटरेस्ट था 1.6 करोड़ का, उसमें से आपने 1.25 करोड़ क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिए। तो अगर आपको पीएनएल में चार्ज करने का पूछे तो आपको पीएनएल में 35 लाख्स, मतलब सिंपल 0.35 करोड़ आपको कहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। बुक का आंसर चेक कर लो, हमारा आंसर मैच है 1.25 एंड 0.35। क्लियर। बस फ्रेंड्स AS16 में इतने सम्स कर लोगे तो आप आराम से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, थैंक यू फ्रेंड्स।